हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अगस्त मंथ के कॉम्पाइलेशंस जो हमने इनसाइट ऑफ इंडिया के से लिया गया है, जो यूज़फुल है यूपीएससी एंड यूपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए जिनका अक्टूबर यानी कि 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, और साथ ही साथ में जो टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके में भी ईवीएस के टॉपिक आता है, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन यूज़फुल रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखें। सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांवर झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, सांवर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है जो गुजरात में स्थित है। झील चारों तरफ अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है क्योंकि ये दसियों हजारों में से एक प्रमुख शीतकालीन क्षेत्र है। गुलाबी, राजहंस और अन्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें कथन सही है जो वो छांटनी है। फर्स्ट 1 या 2, बी है इसमें 1 और 3, 2 3 1 2 3। तो इसका राइट आंसर है 2 या 3, यानी कि जो हमारी सांवर झील है वो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, बड़ी गुजरात में नहीं, ये राजस्थान में स्थित है। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील सांवर सॉल्ट लेक राजस्थान में स्थित है। ये 5 नदियों से मिलकर बनी है जिसमें मेड़ता, सामोद, बंता, रूपगढ़, खारी और खंडेला है। इसके चारों तरफ अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है ये, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्र यानी कि वेटलैंड्स है जो रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। इस वेटलैंड्स में रामसर यानी कि दसियों हजारों गुलाबी फ्लैमिंगो और अन्य पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन क्षेत्र है जो इसमें पलायन करते हैं। उत्तरी एशिया और साइबेरिया से लिया गया है, यानी कि उत्तर जो इसमें आते हैं वो उत्तरी एशिया और साइबेरिया से आते हैं फ्लैमिंग बर्ड्स, और जो गुलाबी फ्लैमिंगो बर्ड्स हैं और अदर जो बर्ड्स हैं इसमें। और झील में उगने वाले विशेष शैवाल और बैक्टीरिया हड़ताली पानी प्रदान करते हैं। रंग और झील पारिस्थितिकी का समर्थन करते हैं जो बदले में माइग्रेटिंग वाटरफॉल को बनाए रखते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला गलत है और दोनों हमारे सही हैं, यानी कि अरावली पहाड़ियों से घिरा है और रामसर साइट भी है जिसमें गुलाबी है यानी कि गुलाबी फ्लैमिंगो और अन्य बर्ड्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि EIA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन पर्यावरणीय प्रभाव द्वारा वैधानिक रूप से समर्थित किया गया है, यानी कि इसका अधिनियम 1986 के द्वारा यह किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करता है, उस पर निर्णय लिया जा सके यानी कि इसके कार्यान्वयन के लिए। तो इतने कथन जो दिए हैं उनमें से सही छात्र केवल 1 या 2 या दोनों या एक भी नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी यानी कि हमारे दोनों यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका सही आंसर है, केवल 2। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA किसी भी पर्यावरणीय परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक औपचारिक प्रक्रिया है। विकास परियोजना है ये। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन पर्यावरण द्वारा समर्थित वैधानिक 1986 में संरक्षण अधिनियम द्वारा बनाया गया, जिसमें EIA पद्धति और प्रक्रिया पर विभिन्न प्रावधान हैं। EI के पीछे तर्क यह है कि EIA विभिन्न समस्याओं, संघर्षों और प्राकृतिक संसाधन की कमी को दिखता है जो नहीं हो सकता है। केवल एक परियोजना की व्यवहार्यता को प्रभावित करता है और ये भविष्यवाणी करता है कि कोई परियोजना लोगों, उनकी भूमि, आजीविका को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और पर्यावरण एक बार जब इन संभावित हानिकारक प्रभावों की भविष्यवाणी की जाती है तो ये प्रक्रिया उपायों की पहचान करती है और जिससे उनके प्रभावों को कम करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के दायरे में आता है। फर्स्ट है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा ऑप्शन है वन संरक्षण अधिनियम 1980, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 या जैव विविधता अधिनियम 2002। तो छांटने 1 2 3 1 3 4 2 3 4 या 1 2 3 4। तो हमारे चारों हैं जो 1 2 3 4 यानी जल, वन, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम NGT के दायरे में आते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति पर्यावरण क्षति के लिए राहत और मुआवजे की मांग करता है जिसमें विधानों में विषय शामिल हों, वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यानी NGT 2010 की अनुसूची में आते हैं। अधिकरणों से संपर्क कर सकता है। इसमें कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन से आते हैं इसमें, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण 1974, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण 1981,
पर्यावरण 1986, सार्वजनिक देयता 1991 और जैव विविधता 2002। ये एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जो सभी नागरिक मामलों पर क्षेत्राधिकार है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई भी पर्यावरण के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसके मुआवजे के लिए, राहत के लिए मांग करना, यानी एनजीटी मांग करता है कोई भी कि आपको इतना मुआवजा देना है या फिर इतना आपके ऊपर टैक्स लगाया गया है। तो इनमें ये सारे अधिनियम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई चीते के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। एशियाई चीता आज केवल चीन में ही जीवित माना जाता है। इसे IUCN यानी कि रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एशियाई चीता जो कभी भारत के विशाल जंगलों और घास के मैदानों में घूमता है, भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था 1950 से। तो इनमें से कौन सा सही है? 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3? तो हमारा 2 और 3, ऐसे चीन में ही जीवित नहीं माना जाता। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो कभी ये एशियाटिक जो चीता है जो कभी भारत के विशाल जंगलों घास के मैदानों में घूमता था, 1952 में विलुप्त घोषित किया गया है। मानव हस्तक्षेप के दशकों के बाद शिकार और निवास स्थान का क्षरण हुआ। IUCN की रेड लिस्ट सूची में भी आया है। ये गंभीर रूप से विश्व स्तर पर खतरे में है। ये अब ये केवल ईरान में पाया जाता है, ना कि चीन में पाया जाता है। एशियाटिक चीता यकीनन चीता उपप्रजातियों में सबसे अलग है। ये वजन में हल्का होता है, छोटा होता है, इसका सिर और छोटे पैर होते हैं। इसके कई खतरों का सामना करता है, जिन्हें उत्पीड़न, हत्या, निवास स्थान का नुकसान यानी कि शिकार में कमी ये लक्षित हैं। इसकी खाल, शरीर के अंग और जीवित यानी कि जिसके जितनी भी खाल है और शरीर के अंग, इनका व्यापार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि सड़क हत्या के लिए भी अवैध शिकार है। ये चीता काफ़ी अनुकूलनीय है, अपनी विस्तृत सीमा में विभिन्न जलवायु आवासों में मौजूद रहता है। ये शिकार की आवश्यकता होती है तो इसे परिदर्शकों सहन नहीं करते। उनके पास उच्च मानव आबादी के लिए माध्यम है, यानी इनको अगर शिकार करना होता है चीता तो ये उच्च आबादी वाले क्षेत्रों में जाते हैं। चीता में व्यापक जलवायु सहिष्णुता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मानव आबादी के प्रभाव के कारण चीता के आवास पर दबाव बना हुआ है, यानी कि चीता गायब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाइट टाइगर्स के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य कौन सा था? इनमें से कर्नाटक कौन से राज्य में है? असम, MP या उत्तराखंड? तो इसका आंसर है MP। भारत में सफ़ेद बाघ रूप से रीवा यानी MP में पाए जाते हैं। 2016 में MP के सतना जिले में दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किया गया था। वैज्ञानिक सफ़ेद बाघों में फियोमेलेनिन की कमी होती है, जो त्वचा में पीले रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जो व्हाइट टाइगर्स के लिए पहला अभ्यारण्य बनाया गया है तो वो मध्य प्रदेश के सतना यानी कि जो रीवा है उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्यजीव आवासों के लिए एकीकृत विकास यानी IDWH के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IDWH राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए। इसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों आवासों को बचाने के लिए वसूली कार्यक्रम शामिल हैं। कौन सा कथन इसमें से गलत है? केवल 1, केवल 2 या दोनों या एक भी नहीं? तो इसका राइट आंसर है D, एक भी गलत नहीं है, दोनों आंसर सही हैं। 2008-9 में शुरू किया गया वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स यानी IDWH का एकीकृत विकास सहायता प्रदान करने के लिए संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण भंडार और बाघ को छोड़कर सामुदायिक भंडार आते हैं। संरक्षित क्षेत्रों को बाहर वन्यजीवों की सुरक्षा और गंभीर रूप से बचाने के लिए वसूली कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो लुप्त आवास को बचाने के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए IDWH राष्ट्रीय उद्यान चलाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव्स का एक कार्यक्रम है। विश्व बैंक का है, प्रकृति से संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN का है, संरक्षण इंटरनेशनल का है या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का? तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है विश्व बैंक का, जिसके तहत इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव GTI को 2008 में सरकारों अंतर्राष्ट्रीय के वैश्विक गठबंधन के रूप में लॉन्च किया गया था। संगठन और नागरिक समाज, संरक्षण, वैज्ञानिक समुदायों को निजी क्षेत्र के उद्देश्यों से जंगली बाघों का विलुप्त होने के बचाने के लिए काम किया करना है। 2013 में स्नो को शामिल करने के लिए दायरा बढ़ाया गया है, यानी कि जो स्नो तेंदुआ वाले हैं उनको। GTI के संस्थापक भागीदारों में विश्व बैंक, वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF, स्मिथसोनियन शामिल हैं। इंस्टीट्यूशन अगर देखा ना तो सेव द टाइगर फंड, इंटरनेशनल टाइगर गठबंधन यानी कि 40 से अधिक गैर सरकारी जो प्रतिनिधित्व करते हैं इसमें, और इस पैर का नेतृत्व 13 बाघ रेंज के देशों यानी कि 13 बाघ आते हैं, 13 बाघ इसके अंतर्गत आते हैं यानी कि ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? यानी कि नीलगिरी में जो पहाड़ी है वहाँ पे बायोस्फीयर है, उसका हिस्सा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो 1 2 3 या 1 3 4 या 1 2 4 या 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर है हमारा पहला, यानी कि 1 2 3, यानी कि एराविकुलम है, ये हमारा पड़ता है केरल में, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट और नीलगिरी पहाड़ियों की श्रेणी में एक अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व है, दक्षिण भारत में पड़ता है। नीलगिरी उप क्लस्टर और पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है, जिसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। यूनेस्को ने 2012 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया। इसमें अरालम, मधुमलाई, मुकुर्ती, नागरहोल, बांदीपुर, मूक घाटी शामिल हैं तथा साथ ही वायनाड और सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य भी आते हैं इसमें। तो नेशनल पार्क में बांदीपुर, मूक घाटी, मधुमलाई, मुकुर्ती, अरागलम, नागरहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने तितली घोषित किया, यानी किस राज्य को तितली राज्य घोषित किया है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, केरल। तो कोड है हमारे 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 2 3 5 या 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर है 1 2 3 5। तो इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तमिलनाडु ने तमिल यूमन यानी कि सिरोचरोहथीस को अपनी समृद्ध प्राकृतिक प्रतीक के रूप में राज तितली घोषित किया गया है, जो एक सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ तमिलनाडु अपना राज्य तितली घोषित करने वाला 5वां भारतीय राज्य बन गया है। तो 5 राज्य इसमें तमिलनाडु 5वां बना है। महाराष्ट्र पहला राज्य था। आधिकारिक तौर पर 2015 में ब्लू मॉर्मन पॉपुलियो पॉलीमोस्टर को उत्तराखंड का राज तितली घोषित किया गया था। कॉमन मोर कर्नाटक यानी दक्षिणी पश्चिमी मोर पंख, और केरल को मालाबार बैंडेड मोर, यानी कि केरल को जो बनाया गया है वो मालाबार बैंडेड मोर के रूप में, कर्नाटक को दक्षिणी पश्चिमी मोर में, और कॉमन मोर के रूप में गया को बनाया गया है, उत्तराखंड को बनाया गया है, और ब्लू मॉर्मन यानी कि पॉपुलियो मॉनिवेस्टर के तौर पे महाराष्ट्र को बनाया गया था, और सिराचरोथीसिस के रूप में तमिलनाडु को 5वां बनाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा सी वाला, यानी कि 1 2 3 5, कर्नाटक को छोड़ के तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात और केरल को बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, यानी कि आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड थे, जो यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, साथ ही साथ में सुपर टेट और टेट के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूज़फुल हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।